स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है हमारे टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई थी जिसकी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। तो आज इसका पार्ट 3 हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए इसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी ये वीडियो तैयार हो गई है तो इसको हम लोग अभी अपलोड कर देंगे। तो इसमें अब आज हम लोग कवर करेंगे इसका पार्ट 3 जिसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी क्योंकि इसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इस पूरी सीरीज़ को हम लोग खत्म कर देंगे जल्दी। उसके बाद कुछ हम नए क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे कि कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस वगैरह जो हैं और कुछ 100 क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके रेफरेंस कहाँ से लिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज वगैरह में ये पूछे जाते हैं। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनीज के लिंक बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे L&T हो गया हमारा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हो गया, HCC हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एरेकॉन हो गया, SR ग्रुप हो गया। तो इनमें ये क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चंस मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के रेफरेंस के थ्रू वगैरह से मंगवाए हुए हैं, जो वो इन कंपनीज़ में काम करते हैं या उनको क्वेश्चन से पूछे गए। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी कंपनीज़ में पूछे गए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको देख कर ही जाना है, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज श्रिंकेज एंड व्हाट इज द मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज। ठीक है, तो हमें बताना है कि श्रिंकेज क्या होता है। ठीक है, श्रिंकेज क्या होता है, जो हमारा बॉलमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है कंक्रीट का, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जब ड्राइंग व्हेन कंक्रीट सेट्स होता है, जब मतलब कि कंक्रीट जब सेट हो जाती है उसके बाद जो ड्राइंग होता है उसमें होता है, उसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके मेजर फैक्टर्स की बात करें, कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो करता है इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है ना कंक्रीट में, वो इसको इफेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग में। और ये लेसर एक्सटेंट ऑफ सीमेंट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर उसमें होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आगे लिख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम वही चीज़ है, वॉलमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ड्यू टू ड्राइंग व्हेन कंक्रीट सेट्स। ठीक है, जब मतलब कि कंक्रीट ड्राई होती है सेट्स होने के बाद, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। और इन्फ्लुएंस किससे होता है, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है जो कंक्रीट में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, और लेसर एक्सटेंट ऑफ द सीमेंट कंटेंट की वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है वो होती है एबिलिटी होती है सीमेंट की, ठीक है, मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम करने की। ठीक है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट बोलते हैं। तो आप इसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द कंक्रीट क्यूब टेस्टेड इन वेट कंडीशन। ठीक है, जो हमारी कंक्रीट क्यूब होती हैं उसको हम लोग वेट कंडीशन में क्यों टेस्टेड करते हैं, ड्राई कंडीशन में क्यों नहीं टेस्टेड करते। ठीक है, तो जो कंक्रीट क्यूब इज टेस्टेड इन वेट कंडीशन में क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट क्यूब को हम टेस्ट करते हैं वेट कंडीशन में टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ मॉइस्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉम्पैक्शन फैक्टर। ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में आपको मतलब कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं या एग्जाम्स वगैरह में आपको इसकी डेफिनेशन देके पूछ लिया जाता है और नीचे इसकी 4-5 डेफिनेशन दी जाती हैं। तो आपको एक जो करेक्ट होगी उसको टिक करना होता है। ठीक है, और इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होती है किसकी, मास ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट जो होती है कंप्रेशन में इनफ मतलब कि स्ट्रांग होती है, लेकिन जो टेंशन में क्या होती है, कंक्रीट वीक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन में क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि रेंज क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। ठीक है, मतलब कि कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना टेंसाइल की भी, तो वो रेंज क्या होती है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये होती है 10% टू 18% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम मतलब पूछा जा सकता है। अब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो कितनी होती है, या कंक्रीट किस में वीक होती है, कंप्रेशन में वीक होती है या टेंशन में वीक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट जो होती है टेंशन में बहुत वीक होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसकी टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ होती है, 10 टू 18% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द टू इंपॉर्टेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, हमें दो ऐसे टेस्ट के नाम बताने हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, एस्टिमेटिंग करते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इन स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक होता है हमारे पास रिबाउंड हार्डनेस टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इन दो टेस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं, जो क्या मेजर करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं ऑफ अ कंक्रीट इन स्ट्रक्चरल मेंबर में। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू श्रिंकेज। ठीक है, अभी हम लोगों ने श्रिंकेज देखा था, वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ड्यू टू ड्राइंग की वजह से या कंक्रीट harden जाती है, तो उसको हम लोग श्रिंकेज बोलते हैं। अब हमें देखना है कि इसकी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं श्रिंकेज की वजह से, कौन सी प्रॉब्लम्स कंक्रीट फेस करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो डिट्रोइट्स होता है। ठीक है, और इससे शेयर स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे डेट्रीमेंटल टू अपीयरेंस, ठीक है, इसमें जो अपीयरेंस होती है ना उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से क्रैक्स आते हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं पता है, श्रिंकेज रेनफोर्समेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब श्रिंकेज रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, डेंस करते हैं, स्लम्प लो स्लम्प रखते हैं, उसके बाद में वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हैं, मतलब कि ये सब चीज़ें करते हैं। और श्रिंकेज स्टील तो मैंने आपको बताया प्रोवाइड करते हैं, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए। तो ये इसके आगे प्रॉब्लम्स ये होती हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि हाउ श्रिंकेज कैन ओवरकम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको श्रिंकेज को ओवरकम करना है तो आप श्रिंकेज मतलब इसका जो होता है उसके लिए हम लोग श्रिंकेज स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंक्रीट में, ताकि कि जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वो हमारे जो विजिबल होते हैं हमारे, तो वो उससे क्या होता है कि बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल नहीं रहते, क्योंकि अब जब हम लोग श्रिंकेज स्टील प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। उसकी वजह से एक्सपांशन जॉइंट जो होते हैं हमारे और कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग लोकेशंस पे क्रैक्स जहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉन पोरस एग्रीगेट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लो स्लम्प यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट को वेल क्योर्ड करेंगे मतलब कि 28 डेज तक, 14 डेज तो मिनिमम है क्यूरिंग, हमें क्यूरेशन मतलब क्यूरिंग करनी होती है, लेकिन 28 डेज तक आप करोगे, प्रॉपर क्यूरिंग करोगे तो आपके श्रिंकेज जो क्रैक्स होते हैं आने के बहुत लेस चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, और इसमें लो वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे हम लोग। तो ये सब इसके मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, श्रिंकेज को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। ठीक है, कि श्रिंकेज की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मतलब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंटरव्यूज में पूछा नहीं गया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए इन कंपनीज में। ठीक है, किसी न किसी कंपनीज में, तो ये आपको मतलब दोनों तरफ फायदा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जैसे ये श्रिंकेज को ओवरकम करने का, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये मतलब आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए। ठीक है, किसी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो अभी अगर वैल्यू की बात करें हम लोग, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की कितनी होती है, जो होती है 0.003 हम लोग वैल्यू होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर विच टू मेन क्राइटेरिया इज द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट्स इज डिजाइन। ठीक है, कौन से ऐसे दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो WSM बेस के ऊपर नहीं करते हैं, अब हम लोग करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर। ठीक है, LSM के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और उसके अगर मेन दो क्राइटेरिया की बात करी जाए तो कौन से क्राइटेरिया होता है, एक तो होता है हमारे पास स्ट्रेंथ और दूसरा होता है सर्विसबिलिटी। ठीक है, इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग करते हैं। अगर इनकी बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना लेते हैं और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो ये क्वेश्चन इसमें आई थिंक हम लोगों ने ऐड नहीं करे हुए हैं, तो आप इसको मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितना होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मुझे पूछ सकता है, फिर मैं आपको आंसर करूंगा उसका। ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की और स्टील की कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन क्रीप। क्रीप क्या होता है। ठीक है, क्रीप की अगर बात करें तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, जिससे क्या होता है कि बाई विच इट कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विद द अंडर टाइम सस्टेन स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक कंक्रीट की प्रॉपर्टी है क्रीप। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये कंटिन्यू टू डिफॉर्म करता है विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में क्या होता है कि डिफॉर्म करता है कंक्रीट को। ठीक है, अंडर सस्टेन स्ट्रेस, जो इसके ऊपर क्या होता है कि जो स्ट्रेस लग रहे होते हैं उसके अंडर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट होती है बाई विच इट कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ डिफॉर्म करता है क्रीप जो है, ये नहीं है कि एक साथ मतलब अभी हो जाएगा, जिस तरीके से एज होती जाएगी उसके बाद में ये क्या करता है कि डिफॉर्म करता है। ठीक है, अंडर सस्टेन स्ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लिस्ट टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्रीप के, ठीक है। हमें 2 नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं क्रीप के, ठीक है। तो अगर हम क्रीप के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो पहला तो हम लोग क्या होता है कि जो हमारा आरसीसी कॉलम्स होता है जिसको जो सपोर्टिंग करता है कांस्टेंट लोड को, ठीक है। तो क्रीप क्या करता है, डिफॉर्मेशन कासेस इनिशियल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है टू टाइम इन स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है। जिससे 2 to 3% इंक्रीज होता है डिजाइन स्ट्रेस एज्यूमिंग द स्टील रिमेन्स इलास्टिक, ठीक है। ये किसका हम लोग पहला इफेक्ट बता सकते हैं। और अगर इसका दूसरे इफेक्ट की बात करें तो इससे क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट मेंबर होता है 2 to 3 टाइम्स द इनिशियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। कंक्रीट मेंबर्स की जो डिफॉर्मेशन होती है वो कितनी होती है, 2 to 3 टाइम्स होती है इनिशियल डिफॉर्मेशन से, ठीक है। इसकी वजह से ये क्रीप्स की इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका मतलब पूछना तय ही होता है कि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी एग्जामिनर मतलब कि जो हमारा इंटरव्यूअर होगा वो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन आपको सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी न किसी कंपनी में पूछा ही गया होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा हुआ है। तो ये लिस्ट बना के उन्होंने मेरे को जो हॉट कॉपी होती है उनकी उसके थ्रू भेजा था। तो फिर मैंने सब सारे क्वेश्चन का क्या करा हुआ है, मैच करा हुआ कि कौन कौन से रिपीट हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने टॉप 200 इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस क्रीप। क्रीप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको। इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो है ना स्ट्रीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेनफोर्समेंट ऐड करेंगे तो तब भी क्रीप का जो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डिलेड मतलब कि एप्ली जो हम लोग फिनिशेस करते हैं, पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में, उनको डिले करने से क्रीप के इफेक्ट को रोका जा सकता है, या फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज़ करके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रीप को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ड्यूरेबल कंक्रीट, ठीक है। ड्यूरेबल कंक्रीट कौन सी होती है, ठीक है। ड्यूरेबल कंक्रीट वो होती है जो परफॉर्म करती है सेटिस्फैक्ट्री इन वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स जो हमारे एंटिसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशंस होती है उसके मतलब कि जो उसका पीरियड होता है उसके ड्यूरिंग जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड करे हम लोगों को, तो वो कौन सी होती है, ड्यूरेबल कंक्रीट होती है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये वही मतलब अगर आप इसको देखोगे तो वही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, इट इज़ द वन दैट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली इन द वर्किंग इन्वायरमेंट ड्यूरिंग इट्स एंटिसिपेटेड एक्सपोजर, ठीक है, कंडीशंस ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्कस करा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर हाई ड्यूरेबिलिटी। हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सी कंक्रीट हमें रिक्वायर्ड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे मतलब कि इंटरव्यूअर आप पूछते हैं कि कौन सी कंक्रीट हमें मतलब चाहिए होती है हाई ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हाई ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर में हमें मतलब हमारे मेन क्राइटेरिया रहते हैं, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए हमारे स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो हाई ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किससे कर सकते हैं हम लोग, हायर वाटर सीमेंट कंटेंट, मतलब हायर वाटर सीमेंट कंटेंट से और लोअर वाटर सीमेंट रेशियो से, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर ड्यूरेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से ड्यूरेबिलिटी कंटेंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। कंक्रीट विद हायर सीमेंट कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे वाटर सीमेंट कंटेंट लिख दिया है, सीमेंट कंटेंट होगा, एंड लोअर वाटर सीमेंट रेशियो आर रिक्वायर्ड फॉर हायर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंक्रीट, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है कंक्रीट में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि जब मतलब राइज होगा टेम्परेचर से, उससे क्या होता है कंक्रीट एक्सपांड होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर हमारा राइज करेगा उससे क्या होगा कि कंक्रीट जो है एक्सपांड करने लगेगी, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर जो होता है डाउन जाता जाता है, जैसे सर्दियों में डाउन होता जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रास्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। तो राइज आप जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूस होंगे हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। और जैसे ड्रॉप होगा उससे प्रोड्यूस होते हैं हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस इन रिस्ट्रेंट मेंबर। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स वगैरह आते हैं कंक्रीट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इसके इफेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज द कंक्रीट कवर टू रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कंक्रीट कवर होता है वो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट को, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मेन बताएं, मैं आपको रीजन बताऊं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वेदर से, ठीक है, और फायर से, ठीक है। तो उसके क्योंकि अगर हम लोग कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो क्राइड होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो क्राइड ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई फायर वगैरह की कंडीशन है कि वो मेल्ट ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनफ कंक्रीट कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ग्रिप को मेंटेन करने के लिए अगर और बात बताएं हम लोग, तो अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होता है, जब हम लोग उसमें अपना जो हमारी मिक्सिंग करी हुई कंक्रीट होती है जब उसको हम लोग पोर करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर ग्रिप बना के रखेगी एक दूसरे के साथ, ताकि वो जो लोड को रेसिस्ट कर सकें, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट कवर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 20 mm डायमीटर टेंशन वाल्स कैन बी एडजस्टेड इन अ बीम अप 200 mm विड्थ इन वन लेयर, ठीक है। एक लेयर में अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं 20 mm डायमीटर टेंशन वाल्स, तो कितने वाल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टेक्निकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली जो आपको सिर्फ ऐसे मतलब ये नहीं है कि आप निकालना शुरू कर दोगे, आपको सिर्फ सोचना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी देखो क्या है, इन्होंने विड्थ दे रखी है 200 mm बोल रखा है, ठीक है, और 20 mm का डायमीटर टेंशन बार्स हमें बोल रहा है। तो आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास जो हम लोग 50 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बीम में, ठीक है, बीम में, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आपके पास बीम है, अगर आपके पास पेन होगा तो आप अपनी कॉपी पर ड्रा कीजिए, ठीक है। एक बीम है हमारे पास, उसके बीच में आप क्या करो, 3 बार प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब अगर 3 बार प्रोवाइड कर दो तो हर एक साइड से उसके 50 mm का कवर प्रोवाइड करते चलो, ठीक है। मतलब 2 के बीच में 50 mm आ गया और साइड साइड में 50 mm आ गया, ठीक है। तो उन टोटल 50-50 को प्लस करोगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। तो कितने बार हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 बार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद आप ड्रा करके देख लीजिए ना, एक क्या कीजिए, मतलब कि बीम बना लीजिए, बीम के बीच में 3 बार प्रोवाइड कर दीजिए और हर एक बार जो है 50 mm के डिस्टेंस पे है, ठीक है, कवर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो स्पेसिंग भी 50 mm रखी है, साइड से कवर भी 50 mm रखा हुआ है, ठीक है। तो कितने बार प्रोवाइड कर दे सकते हैं हम लोग, 3 बार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द बीम्स क्लासिफाइड फॉर फ्लेक्सर डिज़ाइन के लिए, ठीक है। जो हम लोग फ्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग बीम को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हम लोग मतलब बीम्स जो होते हैं डिज़ाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला तो आ गया हमारा सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स बीम होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर एंड फ्लेंस्ड बीम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आपने ESD जो होता है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उसमें आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सर डिज़ाइन करते समय हमारे पास कौन से हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं सिंगली और डबली और रेक्टेंगुलर एंड फ्लेंस्ड बीम के ऊपर इसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा ओवर एनफोर्स डिज़ाइन होता है उसको हम लोग क्यों प्रिफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि आपने सेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, अंडर एनफोर्स बैलेंस सेक्शन होती है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होती है और ओवर एनफोर्स सेक्शन होती है। हम हमेशा अंडर एनफोर्स सेक्शंस को प्रेफर करते हैं और यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्यों ओवर एनफोर्स डिज़ाइन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन जो होती है उससे क्या होता है हमारा कि अगर हम लोगों ने रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर सकी है तो वो क्या करेगी, कोलैप्स करेगी और उससे हमें कोई वार्निंग्स वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी वार्निंग्स वगैरह हमें नहीं मिलती है और डायरेक्टली कोलैप्स कर जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है, इसलिए हम लोग ओवर एनफोर्समेंट नहीं करते हैं, अंडर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें मतलब पहले वार्निंग वगैरह मिलेगी, बीम्स में डिफ्लेक्शन वगैरह आएगी, ठीक है, और इसलिए हम लोग अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन को हम लोग प्रीफर करते हैं और वो इकोनॉमिकल रहती है एज कम्पेयर टू ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के, ठीक है। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो क्या होती है, ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो मॉड्यूलर रेशियो हमारी वो क्या होती है, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के रेशियो होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ये रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, तो अगर हम लोग इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो यह क्या होता है, हमारा होता है डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर्स थ्रू सेंटर ऑफ द टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। इफेक्टिव डेप्थ अगर बात करो तो डी हो जाता है, ठीक है। तो डी कहाँ से होता है, ऊपर से लेके अगर आप देखोगे एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से लेके कंक्रीट का जो हमारा सेंटर होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का, ठीक है, वहाँ तक होता है। और अगर उसके नीचे की बात करूँ तो उसके नीचे क्या होता है, हमारे पास इफेक्टिव कवर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट से लेके जो हमारा डाउन तक होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको आपको प्रॉपरली देखना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सबसे पहली वीडियो है मेरी, उसको मैंने हाथ से ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, उसमें क्या है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, उसमें फेस वगैरह तो मैंने रिवील नहीं करा हुआ है, लेकिन उसमें मैंने शो करा हुआ है आपको, मतलब एक कॉपी में अच्छे तरीके मतलब पेज पे अच्छे तरीके से पूरा डायग्राम बना के, और उसमें बताया हुआ है आपको पूरा कि किस तरीके से कौन कौन सा मेंबर कहाँ होता है, वो सब आपको ऑलरेडी मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप उसको रिफर कर सकते हो अगर आपको ये सारी डेफिनेशन देखनी है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, उसके बाद में ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, टेंशन कंप्रेशन कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है, बैलेंस सेक्शन क्या होती है, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन क्या होती है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन करी हुई है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कवर करी हुई हैं।
तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये डिस्टेंस होता है न्यूट्रल एक्सिस का फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लिवर आर्म, ठीक है। अब लिवर आर्म क्या होता है, अगर इसको हम लोग मैं बात करूं तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंसाइल फोर्स, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है कहाँ से लेके, सेंट्रॉइड ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स टू सेंट्रॉइड ऑफ द टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो उसको लिवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो एक्चुअली फिर आप लोगों को ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगी। इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशन देखी तो वो पूरी क्या है, प्रैक्टिकली आपको पता है, उसमें कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, हाँ ये चीज़ होती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है अगर आप लोग प्रॉपरली देखोगे नहीं, ESD अगर आपने पढ़ा हुआ अच्छे से तो ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको पता होगा कि ये कहाँ पे होता है। अगर आप लोगों ने उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको ये कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सीधा पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो एक बार उसको आप देखिएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कौन सी होती है, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्म्ड की सेक्शन बोल रहे हैं तो वो कौन सी सेक्शन होती है जिसमें हम लोग स्टील एरिया इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए कि स्टील एरिया को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया से, और उस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट थे वो क्वेश्चंस देखे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी डायरेक्टली DM कर सकते हो, इसलिए आप मेरी इंस्टा की जो ID है मैंने अपनी, तो उसको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर DM कर सकते हो। तो आपका कोई भी डाउट्स वगैरह है तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर मतलब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सॉरी।